हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया और स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो होपफुली बच्चों आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज़्यादा नंबर वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में एग्रीगेट डिमांड और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखा था। आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे। तो देर नहीं करते हुए हम लोग जल्दी से आज का क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के बारे में समझा था, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसको अच्छे से समझा था, और एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम कैसे बनाते हैं उस चीज़ को हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में समझ लिया था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी सा टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है? एग्रीगेट सप्लाई। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एग्रीगेट डिमांड। हमारा अगला टॉपिक क्या है? एग्रीगेट सप्लाई, जिसको आप शॉर्ट में एएस भी बोल सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ। इट रेफर्स टू द मिनिमम सेल प्रोसीड्स। क्या है? मिनिमम सेल proceeds which a producer must get in order to continue production at given level of employment। तो इसको आपको ध्यान में रखना। क्या? मिनिमम सेल प्रोसीड्स को। तो एग्रीगेट डिमांड में क्या था कि जो भी गुड्स और सर्विसेज है उस पर जो भी खर्च करते थे उसको क्या बोलते थे? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? मिनिमम सेल प्रोसीड्स, यानी सेल से होने वाला जो भी आपको रिसीट्स हो रहा है, इनकम हो रहा है। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया? एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो एग्रीगेट सप्लाई है इसको हम लोग इनकम बोलते हैं। यानी जो भी गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है, उसको बेच करके, उसको सेल करके जो भी आपको पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है, वही क्या कहलाता है? एग्रीगेट सप्लाई। यानी एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? इनकम। ध्यान रखिएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट हैं, यानी आप बोल सकते हो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू होता है सी प्लस एस। क्या क्या होता है? सी प्लस एस। यानी इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन हो गए? पहला हो जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और दूसरा हो जाएगा सेविंग, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट है, कंजप्शन एंड सेविंग। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि एग्रीगेट सप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंजप्शन प्लस सेविंग। अब आप लोग क्या करोगे, एक चीज को, एक इंपॉर्टेंट बात को नोट कर लेना है। एक इंपॉर्टेंट बात को क्या करना है? नोट कर लेना है। आपको पता होना चाहिए इनकम जिसको वाई से डिनोट करते हैं, ध्यान रखेंगे, इनकम जिसको वाई से डिनोट करते हैं, इनकम इक्वल्स टू होता है कंजप्शन प्लस सेविंग। ये कोई छोटा बच्चा भी बता देगा, क्योंकि ये कोई रटने वाला चीज नहीं है। ठीक है, ये ऑब्वियस है, बेसिक सा चीज है। मान लीजिए आपको आपके पापा या आपके मम्मी ने आपको पैसा दिया, 1000 रुपये दिया, ठीक है, पॉकेट मनी मिला। तो आपने उस 1000 रुपये के क्या करा? 800 रुपये आपने खर्च कर दिया और 200 रुपये आपने बचा लिया कि चलो ठीक है, उसको अगले मंथ में खर्च करेंगे, कुछ और काम में इसको यूज करेंगे। तो इनकम को हम लोग क्या करते हैं? या तो कंज्यूम करते हैं, यानी या तो खर्च करते हैं, या तो सेव करते हैं। तो ये रटने वाला चीज नहीं है, बेसिक सा चीज है, हर कोई जानता है कि इनकम क्या, इनकम को क्या किया जाता है? या तो आप खर्च कर देते हो या तो सेव करते हो। इसलिए इनकम इक्वल्स टू होता है कंजप्शन प्लस सेविंग। ये याद रखने वाला चीज है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। y इक्वल्स टू क्या होता है? सी प्लस एस। वाई इक्वल्स टू क्या होता है? सी प्लस एस। और अभी हम लोग जस्ट देखे थे एस इक्वल्स टू होता है सी प्लस एस, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं और एस इक्वल्स टू वाई लिख सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि y इक्वल्स टू क्या होता है? सी प्लस एस। तो हम लोग कंजप्शन प्लस सेविंग नहीं लिख करके क्या लिख देंगे?
इनकम, यानी जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है वही इनकम है, जो इनकम है वही एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आपको। अब हम लोग समझेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई का जो शेड्यूल है वो कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीजों को एकदम समझ समझ के चलेंगे ना तो आपको वो अच्छे टाइम तक याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। प्रेशर वाली सिचुएशन में आप नहीं भूलेंगे, तो रटना तो एकदम ही नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रट के पढ़ रहे हैं तब फिर मुश्किल आती है, इसलिए चीज़ों को समझ समझ के पढ़ना है। जो भी डाउट्स आपको होते रहेगा तो आप कमेंट कीजिए आराम से, आपका डाउट हमेशा हम दूर करने का कोशिश करते रहेंगे। तो क्या बोले थे, एग्रीगेट सप्लाई का क्या होता है भाई, कंजप्शन प्लस सेविंग और होता है इनकम। तो आपको क्या बोले थे हम, बस ये एक टेबल आप अच्छे से समझ लो, याद कर लो, पूरा चैप्टर आपका इसी टेबल पे निकल जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऑब्वियस सा बात है, जब इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग होता है, पापा ने दिया 1000 रुपया, आपने 600 रुपया 1000 में से 600 रुपया क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो घर आए तो पापा पूछे तब बेटा कितना बचा के लाए हो, तो आपने बोला कि पापा जी 400 रुपये बचे। यानी आपका सेविंग कैसे निकला, इनकम माइनस कंजप्शन। अगर आपको ये समझ में आया तो सेविंग आराम से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, y माइनस सी, जितना आपके पास इनकम था उसमें से खर्च को हटा दो, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, सेविंग। यानी अगर हमको सेविंग निकालना तो क्या करेंगे, y माइनस सी। तो 0 माइनस 100 माइनस 100, 200 माइनस 200 0, 400 माइनस 300 100, 600 माइनस 400 200, then 800 माइनस 500 300। तो ये क्या मिल गया आपको, सेविंग। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेविंग कैलकुलेट कर लिए। अब है एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई के बारे में आपको पता है, सी प्लस एस। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकालेंगे, लगेंगे ये दोनों को जोड़ने। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम भी होता है, तो जितना ये आएगा उतना ही वो भी आएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग, चलिए इससे हम लोग पहले निकाल के देखते हैं कि क्या दोनों बराबर आ रहा है या फिर नहीं। तो 100 प्लस माइनस 100, यानी 100 माइनस 100 कितना आ गया भाई, 0। ठीक है, उसके बाद 200 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 200। फिर 300 प्लस 100, हम लोग ये दोनों कॉलम को क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। तो 400, फिर 400 प्लस 200 600, देन 500 प्लस 300 800। अब जरा एग्रीगेट सप्लाई वाला जो आपका कॉलम है इसको मैच कीजिए इनकम से। देखिए 0 0 200 200 400 400 6 6 और 8 और 8। यानी आपको इतना मेहनत नहीं करना है, जोड़ने का जरूरत नहीं है। जो आपका इनकम है वही एग्रीगेट सप्लाई है, जो एग्रीगेट सप्लाई है वही इनकम है। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम में ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका एग्रीगेट सप्लाई यानी आपका इनकम 0 हो सकता है, इसलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, ऑरिजिन। ये सीधा बनता है 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग। यही आपका एग्रीगेट सप्लाई है और यही आपका इनकम का डायग्राम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरली कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। और कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। तो इतना बात आपको क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एग्रीगेट डिमांड, उसका कंपोनेंट्स, एग्रीगेट सप्लाई और उसका भी कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आपको ये जो छोटा छोटा जो फॉर्मूलाज दिख रहे हैं ना, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जितना थ्योरी है उतना ही न्यूमेरिकल भी है। और इसके न्यूमेरिकल को बच्चे बहुत ज़्यादा टफ बोलने लगते हैं। तो टफ इसलिए लगने लगता है क्योंकि आपने फॉर्मूला रट लिया, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपका क्लियर नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन जैसे ही ट्विस्ट करेगा तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है। अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे
ये आपका समझ लो न्यूमेरिकल का पहला कदम है। यहाँ से आपको एकदम अच्छे से समझना है क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो एकदम कंसंट्रेट करके इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो आप 4 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, कोई फायदा नहीं है। अगर आप 6 घंटा भी बैठ रहे हो और आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। वो फिर मतलब उसको क्या बोल सकते हो आप कि वेस्ट कर दियो आप। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जो भी यूजलेस गया। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग का टर्म्स है जो कि समझेंगे। सबसे पहला है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो इसमें जनरली हम लोग क्या देखते हैं, टोटल इनकम और टोटल कंजप्शन का रेशियो, दोनों का बीच का रिलेशन एक तरह से आप बोल सकते हो। तो याद रखेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो दो तरह का होता है। पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपीसी। क्या बोलते हैं, एपीसी। ध्यान रखेंगे सबसे पहला टर्म क्या दिख रहा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपीसी। तो इसके बारे में क्या बात समझना, ये है क्या, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। तो ध्यान रखेंगे कंजप्शन और इनकम का रेशियो क्या कहलाता है, एपीसी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब आप अपना इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर रहे हो, इसी का रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दैट्स व्हाई एपीसी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, सी अपॉन वाई, सी बाई वाई। ये आपको अच्छे से समझना है, याद करके रखना है। एपीसी क्या हो गया, सी बाई वाई। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों का रेशियो है। ठीक है, कंजप्शन और इनकम का क्या है, रेशियो। फिर उसी तरह प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सेकेंड पार्ट क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता एवरेज, ये है मार्जिनल, इसको एमपीसी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एमपीसी। डेफिनेशन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ये भी क्या रेशियो ही होता है, ये क्या, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन चेंज in consumption and change in income। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है, चेंज इन कंजप्शन, और यहाँ पे क्या है, चेंज इन इनकम। वो क्या था, सिर्फ कंजप्शन और इनकम का रेशियो। ये क्या है कि इनकम में जितना चेंज हुआ है उस वजह से कंजप्शन में कितना चेंजेस हुआ है उसका रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एमपीसी। ठीक है, इसलिए एमपीसी का फॉर्मूला होता है। और याद रखेंगे आप लोग, ये जो चेंज है इसको हम लोग, ये ट्रायंगल यानी इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं। तो एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। डेल्टा यानी चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। क्लियर है यहाँ तक। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर आपको समझ में आ गया है, काम को एकदम स्मार्टली करेंगे, आसान बनाते हैं। देखिए कैसे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, पहले था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब हो जाएगा प्रोपेंसिटी टू सेव। आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एकदम पकड़ के चलना है। प्रोपेंसिटी टू सेव का सारा पार्ट्स बहुत आसानी से समझोगे आप, एकदम भी इजी लगेगा आपको। ध्यान दीजिएगा जरा। पहले वहां पे क्या था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब क्या आ गया है, सेव।
तो कंज्यूम को हटा दो, यानी क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, पहले था एपीसी, अब एस आ गया तो क्या हो जाएगा, एपीएस। अगर आपको एपीसी समझ में आ गया है तो एपीएस फिर चुटकी बजाओगे और यूं समझ में आ जाएगा। वो क्या था, रेफर्स टू रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। अब कंजप्शन को रिप्लेस कौन किया है, सेव, यानी यहां क्या हो जाएगा, इट रेफर्स टू रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ठीक है, इनकम, अब मान लीजिए आपके पास जो भी इनकम है उस इनकम का कितना पोर्शन आप सेव कर रहे हो, इसी दोनों का रेशियो को हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सिंपल सा बात है, एपीसी था तो सी बाई वाई, अब एपीएस हो गया है तो एस बाई वाई, बस इतना सा तो चीज समझना है। ठीक है, ये तो अगर आप रटोगे तो फिर तो भूल जाओगे, पक्का है कि प्रेशर वाले सिचुएशन में भूलोगे, रटना नहीं है। आपको एपीसी समझ में आया ना कि कंजप्शन और इनकम का रेशियो को हम लोग एपीसी बोलते थे। कंजप्शन था तो सी बाई वाई, सेविंग आ गया तो एस बाई वाई। तो उसी तरह पहले था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब क्या आ गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। कंज्यूम था तो सी, सेव आया तो एस, यानी वहां पे था एमपीसी, यहाँ हो जाएगा एमपीएस। वो क्या था, रेफर्स टू रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने की वजह से कंजप्शन में कितना चेंज हुआ है उसी का रेशियो को बोलते थे एमपीसी, बट यहाँ पे क्या आ गया, सेव। तो चेंज इन कंजप्शन की जगह क्या लगा दोगे, चेंज इन सेविंग, यानी इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना का चेंजेस आया, इसी का रेशियो को हम लोग बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। फॉर्मूला रटने वाला कोई बात नहीं है। एमपीसी याद है, सी था तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ऐसा आ गया तो जाहिर सी बात है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। यानी हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, ए पी सी है तो सी बाई वाई, ए पी एस रहता तो एस बाई वाई, फिर एम पी सी है तो मार्जिनल जहाँ भी दिखेगा ये डेल्टा लगा लीजिएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसी तरह एम पी एस है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब बताओ, ये भला कोई बहुत टफ टॉपिक था, इतना आसान सा चीज़ है, इसको अच्छे से समझ के चलना है, क्योंकि आगे और जो भी हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे उसमें ये सारा कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो इसको समझ के चलना है। चलिए, तो आज का हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चंस आते हैं और जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ऑलरेडी मेरा जो स्पीड है वो 2x के बराबर है, तो आपको वीडियो फास्ट भी नहीं करना पड़ेगा, आप बस मन से यहाँ पे लगे रहें, आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और आज का जो आखिरी टॉपिक है वो करेंगे, जो कि क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। ठीक है, अब भाई एपीसी और एपीएस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये दोनों बोलते हैं कि हम लोग को जब आपस में जोड़ोगे तो हम मिलकर के एक बन जाएंगे। ठीक है, जब एपीसी और एपीएस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1। हमेशा याद रखेंगे, इस बात को नोट कर लेना है, आपके ऑप्शन में दे देगा कि एपीसी प्लस एपीएस इज क्या हो जाएगा, लेस देन 1, या एपीसी प्लस एपीएस, ठीक है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ठीक है, या फिर रहेगा एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। जब भी दोनों को आपस में जोड़ोगे तो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि क्या ये सही बात है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये और ये तीनों ही सिचुएशन क्या है, फॉल्स है, ये तीनों ही नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस दोनों को अलग अलग नहीं, जब दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं तब हमेशा कितना आएगा, 1। अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई, अभी जस्ट पढ़े। एपीएस का एस अपॉन वाई, आना कितना चाहिए,
तो y हो गया एलसीएम c प्लस एस, और आपको तुरंत बताए थे कि y इक्वल्स टू होता है c प्लस एस, यानी इस c प्लस एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y। आया ना वन? ठीक है, यानी इस तरह से प्रूफ कर लोगे आप कि एपीसी प्लस एपीएस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी हम लोगों को जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो रिलेशन मिला है एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, इससे दो फॉर्मूला और मिलेगा। अगर आपको मान लीजिए एपीसी निकालना है तो ये तो आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एपीसी निकालना है तो 1 में से एपीएस को माइनस कर दो, और अगर एपीएस निकालना है तो 1 में से एपीसी को माइनस कर दो। ठीक है, यानी इस वाले रिलेशन से दो और फॉर्मूला मिला, एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस और एपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी। बस यही है रिलेशन इन दोनों के बीच का। तो जिस तरह एपीसी और एपीएस में आपस में रिलेशन है, उसी तरह नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशन, और इन दोनों के बीच में भी वही रिलेशन है कि जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगा 1। ठीक है, एमपीसी और एमपीएस को जब भी जोड़ेंगे तो हमेशा आएगा 1, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम ना 0। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्रूफ कर ही लेते हैं। तो एमपीसी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस को डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। चलो भाई, तो डेल्टा वाई इधर आ गया, इधर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। जब सी प्लस एस इक्वल्स टू वाई होता है तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई। कैंसिल हो गया है ना 1। यानी क्या रिलेशन प्रूफ हुआ कि जब भी एमपीसी और एमपीएस को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1। तो इससे भी दो फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एमपीसी इक्वल्स टू 1 में से एमपीएस को हटा दो तो एमपीसी मिल जाएगा, और एमपीएस 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एमपीएस एंड एमपीसी एंड एमपीएस। ये कभी कभी आपको 3 नंबर या 4 नंबर में आपको आपके क्वेश्चन पेपर पे दिख जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, और ये जो सारा भी टर्म हम लोग समझे हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।